नमस्कार, इंडिया वॉइस पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां महाकुंभ हादसे को लेकर एससी में जनहित याचिका पर एससी ने सुनवाई से किया इनकार। एससी ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा। महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बता दें, याचिका पर एससी ने सुनवाई से इनकार किया है। जहां महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण, सीजेआई की तरफ से ये कहा गया है। बता दें, महाकुंभ हादसे को लेकर एससी में जनहित याचिका पर एससी ने सुनवाई से किया इनकार। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। तो बता दें, महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया है इनकार। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजय, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, क्या कुछ मामला है? महाकुंभ को लेकर के जिस तरह से याचिका डाली गई थी कि महाकुंभ में जो मौतें हुई है उसका आंकड़े की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में डाली जाए ताकि वहाँ से लेकिन ये संज्ञान है, इस पर दुख भी जताया है कोर्ट ने। अब देखना है कि यूपी सरकार किस तरह से इसको आगे लेके जाती है, लेकिन याचिका में साफ कहा है कि आंकड़ा कहीं न कहीं छिपाया जा रहा है और जो हादसा हुआ है इसके जिम्मेदार किसकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसको जांच की जाएगी और जांच का विषय है। अब अगली सुनवाई देखने को क्या मिलती है। जी बिल्कुल अजय, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लेकर और क्या कुछ कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जिस तरह से ये घटना हुई है दुखद घटना है और इस घटना में संज्ञान विषय है, लेकिन जांच का विषय है तो जांच होगी और ये आगे रिपोर्ट भेज देंगे ताकि जिम्मेदारी सरकार की अच्छी जांच होगी। जांच के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी इसमें जो दोषी कौन है, किस तरह से घटना हुई है और कितनी मौत हुई है, मौतों का आंकड़ा बताने से साफ मना कर दिया गया है। लेकिन याचिका की मौतें कहीं ज्यादा हुई है जो यूपी सरकार छिपाती नजर आ रही है। अजय, याचिकाकर्ताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? देखिए, याचिकाकर्ता भी साफ साफ कहा है कि हमें पूरा जानकारी चाहिए। महाकुंभ में इतना बड़ा एक पर्व मनाया गया था जिसमें इस तरह घटना हुई है, क्योंकि लगातार 3 घटनाएं महाकुंभ में हो चुकी हैं। तब इसमें ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है। अगर इस सुनवाई जब डाली जाएगी याचिका में तो यूपी सरकार को इसमें सीधा घेरा गया है। तो यूपी सरकार और यहाँ पर की योगी सरकार से पूछा गया कि आखिर ऐसी बड़ी घटना हुई तो किस कारण हुई, क्यों हुई और इसमें कौन कौन दोषी है। अच्छा, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट कब तक जा सकते हैं? देखिए, अभी याचिका डाली गई, अभी हाई कोर्ट में हो सकता है कि जो वकील हैं वो लगातार कल भी पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन अभी साफ स्पष्ट नहीं किया गया वो कब तक जा पाएंगे। जी बिल्कुल अजय, सीजीआई ने भी इस पे बयान दिया। उन्होंने कहा है महाकुंभ में घटी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, सीजीआई ने पहले इस पर कहा था, कुछ भी कहा था कि जो घटना हुई है वो दुखद घटना है और इसमें कहीं ना जांच का विषय है। आखिरकार दोषी कौन और किस तरह से हुई, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा के बीच में इतनी बड़ी घटना होना कहने का दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इससे जांच का विषय और यूपी सरकार अब इसमें क्या संज्ञान लेगी, जांच देगी, उसके बाद रिपोर्ट आएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहा है कि इसमें जांच का जांच की जाएगी। जी बिल्कुल अजय, याचिकाकर्ता अब हाई कोर्ट की ओर रुख करेंगे। वहाँ क्या इस पे सुनवाई होगी? देखिए, जिस तरह संपूर्ण साफ कहा कि हाईकोर्ट जाइए और हाईकोर्ट में जाकर याचिका डाली जाएगी। अब हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है, क्योंकि याचिका डाली जाएगी, वो क्या पोजीशन देता है क्या नहीं देता है, ये तो जांच का विषय है। ठीक है, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें, दिल्ली महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई है। जहां महाकुंभ हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका से इनकार कर दिया है। आगे बढ़ेंगे जहां प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान आज। महाकुंभ का आज 22वां दिन। बसंत पंचमी पर अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बता दें, बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में बसंत पंचमी का तीसरा अमृत स्नान है। महाकुंभ का आज 22वां दिन है। बसंत पंचमी पर अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। बता दें, महाकुंभ का आज 22वां दिन है, जहां आज तीसरा अमृत स्नान भी है। अब तक 82 लाख श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 4 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। पर आपको ये 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहाँ श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं। 13 अखाड़ा के साधु संत भी अमृत स्नान के लिए पहुंचे और उन्होंने स्नान किया और
श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। 4 करोड़ के लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अब तक 82 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। आगे बढ़ेंगे जहां संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ नगर में अखाड़ों में पूरे देश में साधु संत आए हुए हैं। खास तौर पर नागा साधु भी बड़ी संख्या में मौजूद है, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अखाड़ों में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता शुएब रिजवी ने वहां का जायजा लिया है, देखिए। के लिए श्रद्धालु में काफी उत्साह है। आप देख सकते हैं कि ये नागा साधु हैं, किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पे मौजूद है। बाबाओं की जो दुनिया है उनको जानने, उनके रहस्य को, उनका आशीर्वाद लेने के लिए जिस तरह से पहुँच रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पूरा जो लोगों का हुजूम है वो जुटा हुआ है। अलग अलग जो बाबा हैं उनके अपने, देखिए किस तरह से दंडवत होकर के बाकायदा आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा से, और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास में किस तरह से डूबे हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको समझ रहे हैं। नागा साधुओं के साथ उनसे मिलने, उनसे आशीर्वाद लेने की एक तरह से होड़ सी लगी हुई है। और ये बहुत ही दुर्लभ दृश्य है, क्योंकि 144 साल बाद ये मौका आया है जो कुंभ का आयोजन हो रहा, महाकुंभ का, उसमें इस तरह के साधु संत आपको तमाम मिल जाएंगे। ये अखाड़ों की दुनिया में इस तरह के साधु संतों की एक तरह से कह सकते हैं कि मौजूदगी है, और उन्हीं के बीच में ये लोग आकर के लोगों श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे जहां प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का सबसे बड़ा मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। 24 घंटे पूरा मेला क्षेत्र सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में रहता है। हमारे प्रयागराज संवाददाता शुएब रिजवी ने ऐसी एक केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की टीम से बात की और जाना कि उनकी ड्यूटी के साथ उनकी धार्मिक भावना के बारे में। सुनिए। चप्पे में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी है। जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर देखने को नहीं देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें भी आस्था है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो भी दर्शन करने से नहीं, क्योंकि देखिए ये सुरक्षा कर्मियों की टीम है, ये अखाड़े पे लगे हुए सुरक्षा कर्मी हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे और भी सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी बटालियन, पूरी टीम है। सीआरपीएफ के जवान हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में इस बार सुरक्षा के बहुत व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर आपको सुरक्षा कर्मी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या सेंट्रल फोर्स हो, ये आरएफ के जवान हैं। आप देखिए ये इनके साथ पूरी बटालियन है, और ये पूरा जो कुंभ क्षेत्र है वहाँ पर सुरक्षा के अलग अलग हैं। हम हालांकि ये बात करने से क्या कहेंगे, आप कोई बोलेगा आप कहाँ से, देखिए ये लोग अपनी ड्यूटी के साथ समझौता नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, लेकिन इनकी निगाहें तमाम उन लोगों पर जरूर रहती है जो जिनके मंसूबे सही नहीं है। तो कह सकते हैं कि कुंभ के क्षेत्र में अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों पर सुरक्षा कर्मियों की पूरी मौजूदगी है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान से, जल से सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी के साथ पूरे कुंभ पर नजर रखे हुए हैं। अब अगर आप बात करें तो एनडीआरएफ की टीम लगातार पानी के अंदर रहती है और वहां से जो स्नानार्थी हैं उन पर निगाह रखती है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ये पूरी टीम है। ये देखिए इनके जो लीडर हैं, कमांड कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर लगातार संवाद में रहते हैं ड्यूटी पर। जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उससे ये कहा जा सकता है कि इस बार सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बात करने की फिर आप कहाँ से आए हैं? मद्रास से आए हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ का जो माहौल है, जहाँ आपको भी तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। मन तो करता होगा आप लोग भी जाए, तमाम साधु संतों से आशीर्वाद ले। आशीर्वाद भी ले रहे हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए जो सीनियर अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मन में आस्था है वो भी जागती है। दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन पहली जिम्मेदारी इनकी सुरक्षा की है, और इसलिए इनकी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ कुंभ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से जवान अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। शुएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ब्लाइंड केस का किया है खुलासा। दलित युवती की हत्या का पुलिस ने किया है खुलासा। हत्या को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, जहां एसएसपी राजकरण नैयर ने खुलासा किया है। हत्या का 3 आरोपियों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। शराब के नशे में आरोपियों ने की थी युवती की हत्या। पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड पर ले गई। ब्लाइंड केस को 4 टीम ने मामले का किया है खुलासा। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का यह पूरा मामला है।
31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि में जब वह अपनी बहन के साथ सोई थी, सुबह उठने पर उसके द्वारा देखा गया कि उसकी बहन साथ में नहीं है। तो तत्काल शिकायत प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत कर इसमें 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 तारीख को एक शव बरामद हुआ था जिसकी पहचान उनके रूप में हुई थी। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जैसा कि आप लोगों को पूर्व में बताया गया था, घटनास्थल को देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह स्थान नहीं है जहां पे हत्या की घटना को कारित किया गया, अपितु शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके और गुमराह किया जा सके। इसके क्रम में पुलिस के द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जिनके अथक प्रयास से विभिन्न तरीके के वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, CCTV फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से अंततः केस का सफल अनावरण किया गया है और 3 आरोपी हरीराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों को गिरफ्तार कर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की गई है और उनके बयान के आधार पर व अन्य चीज़ों के आधार पर हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। इसमें आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के हमारी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई और अन्य पूछताछ की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें केस में जल्द से जल्द मामले का कोई सफल अनावरण हो गया, जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट से इनको कठोरतम सजा दिलाए जाने का पूरा प्रयास किया। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो। मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या कहेगा? अरे तुम एमपी थे, आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? रामो, तो आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है, फिर न्याय मिलेगा। आपने बड़े से बड़े मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये। आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आप में वार पलटवार जारी है। जहां आप के राष्ट्रीय संयोजक और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर इस बार डबल इंजन की सरकार आ गई तो डबल इंजन सभी को कुचल देगा। इस बार लोगों के पास 2 विकल्प है, शरीफों की पार्टी या गुंडागर्दी। इनके कई प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में माफिया हैं, लोग शरीफ हैं और शांति से जीना चाहते हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा, जो दिल्ली वासी खुद को विकास से वंचित पाते हैं वे दिल्ली में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चुनने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली में अब बीजेपी की विजय निश्चित नजर आ रही है। बजट 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। अब जनता ने मन बना लिया, बाकी सारी चीजें एक तरफ, इस बार इनकी गुंडई को हराना है। अब ये क्लियर हो गया है कि अगर डबल इंजन की सरकार आ गई है तो डबल इंजन कुचल देगा सब लोगों को, बख्शेगा नहीं। अपने पहियों के नीचे ये डबल इंजन सारी जनता को, गरीबों को, मिडिल क्लास को कुचल देगा ये इंजन। सबसे पहले तो सुरक्षा है ना लोगों की, सबसे पहले तो खैरियत है। अगर अब खुद परिवार ही नहीं बचेंगे, उनके परिवार ही नहीं बचेंगे, उनको इस तरह से डराया जाएगा, फोन कर करके धमकाया जाएगा, तो बाकी सारी चीजें बेमानी हो जाती हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि अगर चुनाव के पहले इन लोगों का ये हाल है, जब इन्हें हमसे वोट चाहिए, चुनाव के बाद तो ये हम लोगों को कुचल देंगे। तो इस बार लोगों के पास 2 ऑप्शन है, एक तरफ शरीफों की पार्टी है और एक तरफ खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। एक तरफ वोट देने से 25,000 रुपए महीने का फायदा है और दूसरी तरफ टोटल गुंडागर्दी है। इनके कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद माफिया हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर। अगर उनको वोट दे दिया तो एक तो देश का सबसे बड़ा गुंडा और उसके नीचे कई गुंडे, तो गुंडों का सरदार और सारे गुंडे मिलकर दिल्ली वालों का क्या हाल करेंगे, तो सोचने वाली बात है। ये गुंडागर्दी दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी, देश बर्दाश्त नहीं करने वाला। लोग शरीफ हैं, लोग शांति से जीना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्वसनीय नेतृत्व वाली एक अच्छी सरकार
जो विकास से प्रेरित हो, लोक कल्याण के कार्य ईमानदारी से करे, दिल्ली के लोगों को अच्छे घर बना के दे, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनके बच्चों की परवरिश भविष्य में अच्छी तरीके से हो। हर एक दिल्लीवासी जो वर्षों से, दशकों से अपने आप को विकास से वंचित पाता है, वो अब दिल्ली में एक डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्सुक है चुन के देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की विजय अब लगभग निश्चित जमीन पर दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में मिडिल क्लास को तो बहुत बड़ा सौगात दिया ही है। आखिर 12 लाख सालाना आय, और अगर आप तनख्वाह पाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना। आगे बढ़ेंगे। खबर मिर्जापुर से है, जहां एक जिम्मेदार अधिकारी की असंवेदनशीलता साफ नजर आई है। समाधान दिवस के दौरान इंस्टाग्राम पर रील देखने का सीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लालगंज पर तहसील समाधान दिवस के दिन डीएम एक और फरियादियों की फरियाद सुन रही थी, तो वहीं लापरवाह सीएमओ मोबाइल पर रील देख रहे थे। वहीं मामला बाहर आने के बाद बौखलाए सीएमओ ने खबर चलाने वाले पत्रकारों को हाईकोर्ट से नोटिस भेजने की धमकी दी, जिसका ऑडियो भी वायरल हो गया है। सीएमओ ने पत्रकार से कहा, आप लोग जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मैंने इसकी शिकायत एसएसपी से कर दी। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम है कि नहीं, या आप लोग साबित करिएगा। मैं पूरे सीजीआर को निकलवाने के लिए तैयार। लेकिन सीएमओ इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर वो फोन पर क्या लिख रहे हैं। आपको सीधे मिल्कीपुर लिए चलते हैं, जहां सपा सांसद अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। सील है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमें अफसोस है, आपने पॉलिटिक्स नहीं दिया था अमानीगंज नूरी के पास। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी तौर से उसको रोकवा दिया। यहाँ की महान जनता ने फिर हमें जिताया। हमने सवाल लगाया, आज हमारा पॉलिटिक्स बन रहा। आपकी कृपा से दो अस्पताल बने थे, एक खलिया में बना था, एक पिठला में बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकने का काम किया। हमने दबाव डाला आपकी कृपा से। आप नेता विरोधी दल के रूप में हाउस में आपको सरकार को घेरा, अस्पताल चल गया। लेकिन आज दवाएं नहीं है, आज दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विकास की सारी योजनाएं आपने एम्बुलेंस दिया था। ईरान नगर में आप देख लो, 6 एम्बुलेंस आपकी दी हुई, उस पर टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है। ये है सरकार। और यही नहीं, बाबा जोगीनाथ जी 9 बार आए, 16 मंत्री और 86 एमएलए, लेकिन जनता को सुनने नहीं। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारे चुनाव प्रचार का एक ड्राइवर जो कोरी जात का था, यहाँ के सीओ ने उसको मां बहन की गाली दिया, धमकी दिया, वो बेहोश हो गया। हमारी पत्नी सोना देवी ने जब सुना तो उस कोरी बिरादरी गरीब को बुला करके उसको पानी पिलाया, डॉक्टर बुलाया, नहीं तो हमारा वो कोरी बिरादरी का ड्राइवर मर जाता। आज ये अन्याय हो रहा है, आज ये अन्याय हो रहा है। ये कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गया ये आचार संहिता, कहाँ गई? तो आज जितने मंत्री आए हैं वो कह रहे हैं 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर जमीनें हड़पी जा रही है, लोगों के घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी रही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मन दुखित है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि कल हमको जाने दीजिए,
पार्लियामेंट में हम सवाल उठाएंगे, मोदी के सामने रखाएंगे और सारे देश दुनिया को हम बताएंगे कि योगी की राज में, भारतीय जनता पार्टी की राज में ये अन्याय अत्याचार हो रहा। हमको आप इजाजत दीजिए, हम वहीं पर लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते, एक बेटा है उसे इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया। ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। हमने उसको नौकरी नहीं दिया। हजारों की नौकरी नेताजी के राज में मिली है। मैंने अपने दो बेटों को, अजीत तबीयत को हमने सेवा के लिए छोड़ा है, आपके कार्यकर्ता के रोज छोड़ा है। हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। हम बहुत दुखित हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देना, जमानत जब्त कर देना, एक इतिहास बना देना, एक इतिहास बना देना। और ये मुझे खुशी है, लाखों लाख की भीड़ आई है। मान्यवर, हम आपको बताना भी चाहते हैं, आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने से रोक नहीं सकता। और अभी तो 27 का चुनाव है। 27 का चुनाव की नींव मिल्कीपुर की महान जनता ने, 27 के चुनाव की नींव मिल्कीपुर की महान जनता ने बना दिया है, रास्ता बना दिया है। 27 में हमने तो यहां तक कहा है, योगी से कहा है, 27 में 403 विधायक में अगर 50 विधायक भाजपा जनता पार्टी के जीत जाएंगे तो अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देगा, अवधेश प्रसाद राजनीति छोड़ देगा। हम इस चुनाव के बाद हम पूरे देश का दौरा करेंगे, हम साइकिल से चलेंगे, पूरे प्रदेश को जगाएंगे। और इस तरह का जो अपमान हुआ है, हमारा अपमान किया गया है, हम कोई अवगोरी नहीं है। हम बिरंगना उदा देवी पासी के संतान हैं। इन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा था, हम उनकी औलाद हैं। हम महाराजा विजय पासी की औलाद हैं, हम उनकी औलाद हैं। अब आज हमें अफसोस है महारानी, और हम बिरंगना उदा देवी पासी, बिरंगना झलकारी वाली कोरी की हम उनकी संतान हैं। आज हमें धमकी दी जा रही, आज हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम अब इस चुनाव के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे, आपसे आज्ञा लेकर, हम दौरा करेंगे। हमने संकल्प कर लिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 एमएलए 403 में जीत जाएगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद को आप मिल्कीपुर से सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर मथुरा से है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को अपने खून से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कुंभ से बाहर करने की अपील की है। दिनेश फलाहारी ने आरोप लगाया है कि विपक्षी राजनीतिक पार्टियों से मिलकर कथित शंकराचार्य दिव्य महाकुंभ में अफवाह फैला रहे हैं। इसके साथ ही दिनेश फलाहारी ने बताया कि जब तक योगी जी हैं तब तक ही हिंदू सुरक्षित है, हम इनको खोना नहीं चाहते।
कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम योगी को खून से पत्र लिखा है। चिट्ठी लिखी है जहां भगदड़ मामले में बढ़ रही सियासी हलचल। आगे बढ़ेंगे, खबर अमरोहा से है जहां बीजेपी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही। अब इस चुनावी संग्राम में माफियाओं के खिलाफ लिए गए एक्शन को भुनाया जा रहा है। अमरोहा से बीजेपी विधायक राजीव तरारा आजम खान और माफियाओं पर की गई कार्रवाई के नाम पर वोट मांग रहे। यूपी में मुख्तार अंसारी सहित सभी माफिया को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम किया है। खबर अमरोहा से है जहां भाजपा पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम पर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। अब इस चुनावी संग्राम में माफियाओं के खिलाफ लिए गए एक्शन को भी भुनाया गया है। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।